साथियों नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डी के कहाल के 26वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि लागत में बढ़ोतरी किए बिना गन्ने के मिठास को कैसे बढ़ाया जाए ताकि अधिकतम उपज और गुणवत्ता को बढ़ाने की संभावनाओं को साकार किया जा सके। भारत में गन्ने की खेती वैदिक काल से चली आ रही है। गन्ने की खेती का सबसे पहला उल्लेख 1400 से 1000 ईसा पूर्व के भारतीय लेखों में मिलता है। हम सभी गन्ना उत्पादकों के आभारी हैं क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में मिठास उनकी मेहनत का ही फल है। उन्हें इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि संपूर्ण पादप जगत में गन्ना एक ऐसा फसल है जो कि सूरज की रोशनी का उपयोग सबसे कुशल तरीके से करता है। कुल शोषित सौर ऊर्जा के 1% तक के हिस्से को बायोमास में परिवर्तित करता है। गन्ना के उप उत्पादों या बायो प्रोडक्ट्स खासकर बगास से कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, कागज, प्लास्टिक आदि बनाने के साथ ही इनका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, जबकि शीरे का उपयोग शराब, सिट्रिक एसिड आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। भारत में कपड़ा के बाद चीनी उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 732 चीनी मिलें हैं। गन्ने की खेती से 5 करोड़ किसान और चीनी कारखाना या उससे संबद्ध उद्योगों से 5 लाख कुशल और अकुशल श्रमिक जुड़े। गन्ना विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली सबसे प्रमुख फसलों में से एक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और चीनी का उपभोक्ता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है। चीनी मिलों और डिस्टिलरीज से इथेनॉल की बिक्री से 18,000 करोड़ रुपए की आय होती है और भारत में गन्ने की औसत उत्पादकता 70 टन प्रति हेक्टेयर के करीब है। अब तक यह तो बिल्कुल साफ है कि गन्ना एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण फसल है, इसलिए इसके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना प्रासंगिक है। आइए सब मिलकर कुछ प्रयास करें। भारत में गन्ने की खेती मोटे तौर पर 2 अलग अलग कृषि परिस्थितियों में की जाती है, जिन्हें उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल और उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा जाता है। ट्रॉपिकल क्षेत्र में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल राज्य शामिल हैं, जो देश में गन्ने के कुल क्षेत्रफल का 42.9% और औसत उत्पादन 80 टन प्रति हेक्टेयर है। जबकि सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्य शामिल हैं, जो देश में कुल गन्ना क्षेत्र का 57.1% और यहाँ का औसत उत्पादन 60 टन प्रति हेक्टेयर है। फसल प्रबंधन के विविध आयामों के अनुसार गन्ने की अधिकतम उपज प्रति हेक्टेयर 180 टन तक हो सकती है। परिस्थिति विशेष के अनुसार अधिक से अधिक उपज पाने के लिए फसल की प्रमुख चुनौतियों के साथ साथ उनके उचित समाधानों की समझने की जरूरत है, ताकि गन्ने की उपज और गुणवत्ता को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाने के लिए उपयुक्त रणनीति को अपनाया जा सके। गन्ना 10 से 12 महीने लंबी अवधि की फसल है और फसल की खेती अलग अलग जलवायु परिस्थिति में होने के कारण किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली व्यवस्थाओं में काफी अंतर संभव है। औसत 40 टन प्रति एकड़ उपज देने वाले गन्ने की फसल खेत की मिट्टी से 83 किलोग्राम नाइट्रोजन, 21 किलोग्राम फॉस्फेट, 112 किलोग्राम पोटैश, 12 किलोग्राम सल्फर, 1.35 किलोग्राम लोहा, 500 ग्राम मैग्नीज और 250 ग्राम कॉपर खेत की मिट्टी से लेता है। गन्ने की फसल की इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जलवायु परिस्थितियों के लिए पोषण प्रबंधन की विशेष सिफारिशें भी की गई हैं। फसल की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग जलवायु परिस्थितियों के अनुसार प्रति एकड़ गन्ने की फसल के पोषण के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश की सिफारिशों को यूरिया, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी एमओपी के रूप में अगर समझें तो रोपाई की फसल के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग शामिल हैं,
यहाँ 110 किलोग्राम यूरिया, 50 किलो डीएपी और 40 किलोग्राम पोटैश प्रति एकड़ की सिफारिश है। वहीं उत्तर मध्य क्षेत्र यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में 100 केजी यूरिया, 75 किलो डीएपी और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की सिफारिश की गई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से और असम राज्य शामिल है, वहां 95 किलोग्राम यूरिया, 60 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की सिफारिश। प्रायद्वीपीय क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु आदि राज्यों के लिए 160 किलोग्राम यूरिया, 90 किलोग्राम डीएपी और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की सिफारिश की गई है। जबकि पूर्वी तटीय क्षेत्र यानी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए 185 किलोग्राम यूरिया, 85 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम एमओपी की सिफारिश है। ये सिफारिशें रोपण की फसल के लिए है, जबकि पेड़ी की फसल के लिए 155 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की सिफारिश शोध परिणामों के अनुसार की गई है। कुछ अन्य सिफारिशें हैं। रोपाई से पहले 6 से 10 टन प्रति एकड़ जैविक खाद या सनई या ढैंचा का उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाए। 16 से 24 किलोग्राम सल्फर या 200 किलोग्राम जिप्सम, 8 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 4 किलो मैग्नस सल्फेट, 4 किलो जिंक सल्फेट, 2 किलो कॉपर सल्फेट और 2 किलो बोरेक्स आदि को गन्ने की रोपाई से पहले खेत में बोता जाना चाहिए। अब यह जानना शायद बहुत ही लाभकारी होगा कि वास्तव में हम किन किन सिफारिशों को किन किन रूपों में और फसल की जरूरत के अनुसार क्या उनका संतुलित पोषण हो रहा है। हो सके तो इनका सही सही आकलन करें और जहां तक संभव हो मिट्टी की जांच के अनुसार सही चीजों को अपनाएं। पोषण के बाद गन्ने की कुछ प्रमुख रोगों के बारे में चर्चा करें। गन्ने को प्रभावित करने वाली बीमारियों में रेड रॉट यानी लाल सड़न गन्ने की सबसे विनाशकारी बीमारी, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है, और इससे उपज में 30% तक की भारी हानि होती है। अगली बड़ी बीमारी है विल्ट यानी झुलसा। यह बताया गया है कि रोपाई वाली फसलों में उपज में नुकसान 10 टन प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है, जबकि पेड़ी में यह नुकसान 65% तक होता है। गन्ने को प्रभावित करने वाला एक और रोग है स्मट यानी कंडुआ। प्रभावित पौधे गंभीर रूप से बौने हो जाते हैं और उपज में नुकसान 12 से लेके 75% तक हो जाता है। हाल के वर्षों में पोका बोइंग गन्ने के लिए एक नई चुनौती के रूप में उभरा है और इससे गुणवत्ता को 65% तक नुकसान हो सकता है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में रस्ट यानी जंग भी फसल को नुकसान पहुंचाता है। गन्ने की फसल के लिए निमेटोड एक उभरती हुई चुनौती है। भारत में निमेटोड के कारण गन्ने में लगभग 10 से 40% तक नुकसान होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में नुकसान और भी अधिक हो सकता है। खेत में निमेटोड के लक्षण को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर पोषक तत्वों की कमी जैसा होने के कारण काफी भ्रम होता है। गन्ने की फसल पर अगली चुनौती है कीट पतंगों का प्रकोप। गन्ने की फसल चूंकि लंबी अवधि के है, इसमें 200 से अधिक कीटों का प्रकोप होता है, जबकि कुछ प्रमुख कीट खासकर छेदक यानी बोरर्स में रूट बोरर, अर्ली शूट बोरर, टॉप शूट बोरर, स्टॉक बोरर, इंटरनोड बोरर, प्लासी बोरर आदि प्रमुख हैं। कुछ और कीड़े हैं दीमक, व्हाइट ग्रब या गिडार, स्केल कीड़े, मिलीबग, सफेद उली एफिड और पाइरिला आदि। गन्ना की फसल की चुनौतियों को समझने के बाद अब यह जरूरी है कि उन्नत तकनीकों को, उन्नत पद्धतियों को कैसे अपनाया जाए, और उनमें प्रमुख है पोषण प्रबंधन। यदि वास्तव में उर्वरकों का प्रयोग अधिक हो रहा हो तो इसे आसानी से अधिकतम अनुशंसित मात्रा तक कम किया जा सकता है। संतुलित पोषण सुरक्षित करें, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी होने पर गन्ने की उपज में 35 से 50% तक की कमी हो सकती है। फसल के समुचित पोषण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली ह्यूमिक एसिड
1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से साल में 2 बार डालना चाहिए। इसके अलावा एसिटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, फॉस्फेट घोलक, पोटास घोलक और जिंक घोलक बायो फर्टिलाइजर आधे से 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में उपयोग करना चाहिए। गन्ने से प्राप्त रस की मात्रा में 2 से 2.5% की बढ़ोतरी देखी गई। गन्ने की फसल में रोग और कीटों का कम आक्रमण, नाइट्रोजन वाली खाद में 25 से 33% तक की बचत और मिट्टी के पीएच में सुधार के साथ साथ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उपलब्धता में वृद्धि देखी गई। पोषण प्रबंधन के बाद हम चर्चा करेंगे जल प्रबंधन की। पारंपरिक प्रणाली के तहत 1 टन गन्ना उत्पादन के लिए 250 टन पानी की आवश्यकता होती है और आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 30 से 40 सिंचाई तक की जाती है। समुचित जल उपयोग के लिए वैकल्पिक फरो सिंचाई, ड्रिप सिंचाई और ट्रैश मल्चिंग जैसी बेहतर विधियों को अपनाने से पानी की मांग में को काफी हद तक कम किया गया है। अब जाने कि रोगों से गन्ने की फसल को कैसे बचाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि रेड रॉट, विल्ट और स्मट मुख्य रूप से रोगग्रस्त सेट के माध्यम से होते हैं और मिट्टी के माध्यम से फैलता है, जबकि रोग का प्रसार हवा या बारिश के छींटों से भी हो सकता है। जबकि पोका बोइंग और रस्ट वायु जनित रोग हैं। इन रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए जैविक आदानों को अपनाने की सलाह दी जाती है। आइए कुछ उपयोगी और विश्वसनीय उपायों की चर्चा करें। स्यूडोमोनास द्वारा सेट के उपचार से रेड रॉट की गंभीरता को 60% तक कम किया जा सकता है, जबकि ट्राइकोडर्मा हर्जियनम के उपयोग से विल्ट यानी झुलसा और स्मट यानी कंडुआ रोगों का प्रभावी नियंत्रण होता है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा हर्जियनम के उपयोग से अंकुरन में वृद्धि, टिलरों की अधिक संख्या, गन्ने की लंबाई में वृद्धि और गन्ने का औसत वजन भी बढ़ता है। पोका बोइंग के खिलाफ ट्राइकोडर्मा हर्जियनम काफी प्रभावी पाया गया। सुडोमोनास और बेसिलस का छिड़काव करने पर गन्ने में वायु जनित रोगों के साथ साथ अन्य रोगों के द्वितीयक संक्रमण से भी फसल को बचाया जा सकता है। नेमेटोड से बचाव के लिए पोचोनिया या बेसिलियोमाइसिस जैसे बायो कंट्रोल एजेंट को मिट्टी में रोपाई के समय उनका उपयोग करने पर पौध परजीवी नेमेटोड से फसल को सफलतापूर्वक बचाया जाता है। सनहम यानी सनई या गेंदा या ढैंचा के साथ इंटरक्रॉपिंग या अंतर फसल करने पर भी निमेटोड के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। रोग और निमेटोड के बाद अब यह जानना जरूरी है कि कीट पतंगों से गन्ने को कैसे बचाया जाए। इससे पहले कि हम कीट विशेष के नियंत्रण उपायों पर चर्चा करें, यह दृढ़ता से सुझाव दिया जाता है कि नाइट्रोजन वाले उर्वरकों खासकर यूरिया के अधिक प्रयोग से बचना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल को अपनाया जाए ताकि कीट के संक्रमण को भी कम किया जा सके। गन्ने की फसल में फेरोमोन ट्रैप 5 से 10 प्रति एकड़ और ट्राइकोकार्ड 20,000 प्रति एकड़ का उपयोग बोरर्स यानी छेदक के खिलाफ उत्कृष्ट नियंत्रण प्रदान करता है और उत्पादन 96 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक, जबकि सुक्रोज की मात्रा 20.17% तक पाया गया। यहाँ ये जानना शायद काफी उपयोगी होगा कि फेरोमोन ट्रैप के साथ ट्राइकोकार्ड के इस्तेमाल से उपज में 7 टन प्रति हेक्टेयर, जबकि सुक्रोज की मात्रा में आधे प्रतिशत से अधिक की वृद्धि आंध्र प्रदेश में पाया गया। इसके अलावा बिवेरिया बेसियाना और बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्रोस्टाकी यानी बीटीके जैसे बायोपेस्टिसाइड के उपयोग से पारंपरिक कीटनाशकों के उपयोग में 50% तक की कमी संभव हुआ है और इससे न केवल कीट नियंत्रण में सुधार हुआ है बल्कि उपज में बढ़ोतरी भी होती है। फेरोमोन ट्रैप और ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल रोपाई के 30 दिन के बाद करना चाहिए। ट्राइकोकार्ड प्रति एकड़ 20,000 10 दिन के अंतराल में 6 बार बदलने चाहिए, जबकि बिवेरिया और बीटी का इस्तेमाल कीड़ों के आक्रमण शुरू होते ही छिड़काव द्वारा किया जाना चाहिए। 50% पारंपरिक कीटनाशकों के साथ मेट्राइजियम एनिसोप्ली, वर्टिसिलियम लेकानी और बिवेरिया बेसियाना के इस्तेमाल से सफेद उली एफिड, स्केल कीट और अन्य चूसने वाले कीटों का नियंत्रण काफी उत्साहवर्धक होता है।
गन्ने की रोपाई के समय मिट्टी में पेट्राइजियम एनिसोप्ले के उपयोग से पारंपरिक रसायनों की तुलना में गन्ने के व्हाइट ग्रब के खिलाफ काफी प्रभावी नियंत्रण पाया गया। लाइट ट्रैप और ईपीएन यानी एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड का उपयोग मेट्राइजियम एनिसोप्ली के साथ करने पर फसल को वयस्क सफेद ग्रब से भी बचाया जा सकता है। गन्ने की फसल के लिए संतुलित पोषण सबसे अधिक जरूरी है, जबकि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अंतर फसल या इंटरक्रॉपिंग को अपनाया जाए, क्योंकि यह फसल पोषण, रोग प्रबंधन और कीट नियंत्रण में काफी मदद करता है। रोपाई वाले फसल में सभी आवश्यक आदानों को खेत की अंतिम जुताई के समय या रोपाई से तुरंत पहले मिट्टी में बुड़क कर ठीक से मिलाना जरूरी है। वहीं दूसरी खुराक यदि आवश्यक हो तो रोपाई के 5 से 6 महीने के बाद उपयोगी होता है। पीढ़ी के फसल के मामले में सभी इनपुट्स का उपयोग पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद खेत की मिट्टी में मिलाना चाहिए। जैसे ही रोग का प्रकोप या कीट का प्रकोप शुरू हो, पत्तों पर छिड़काव करना चाहिए। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इन बेहतर प्रथाओं और आदानों को अपनाने से स्वस्थ गन्ने की उपज में 20% तक की वृद्धि होगी, गन्ने की रस रिकवरी में सुधार होगा और सुक्रोज की मात्रा में भी वृद्धि होगी, जबकि खेती की लागत में 15 से 20% तक की कमी होगी। अगर संभव हो तो थोड़े ही खेत में सही इन्हें अपना कर एक प्रयोग जरूर करें और हो सके तो अपने अनुभव भी साझा करें, ताकि और लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें, ताकि आने वाले समय में हम नए विषयों को भी शामिल कर सकें।